सिंह है और मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। सर, ये किस तरह की यात्रा लेके आप जी, ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का नाम है कांसीराम विचार यात्रा और इसका उद्देश्य है 5वीं बार बसपा सरकार। ये माननीय बहन जी के पैतृक गांव बादलपुर से चली हुई है। सबसे पहला झंडा माननीय बहन जी के पैतृक निवास बादलपुर वाले पे घर के ऊपर झंडा लगाने के बाद ये पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में घूमने का प्रोग्राम है। माननीय बहन जी ने जो काम किए हैं उनका ये जिक्र करेगी, गांव-गांव शहर-शहर जाएगी और बसपा के पक्ष में माहौल बना करके सभी जाति धर्मवादी के लोगों में भाईचारा बना करके सभी से अपील करेगी कि पहले की तरह आप लोग एक बार फिर से बहन जी की सरकार बनाएं। सर, बात आई है सभी जात धर्म को साथ लेकर चलने की। अभी कुछ दिन पहले एनआरसी को लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से दिल्ली में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें कोई नहीं दिखा। दलित परिवार से कैसे मान लिया जाए कि आप सबको एक साथ लेके चलेंगे? नहीं, अगर आप देखेंगे तो चाहे देश में किसी भी समाज के लोगों ने कोई भी प्रोटेस्ट किया हो, दलित समाज के लोग सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे सीएए का मामला हो, उसमें सबसे ज़्यादा एससी समाज के लोगों ने भाग लिया। और माननीय बहन जी समय समय पे कहती रही हैं कि ये दोहरी राजनीति करना आपके लिए उचित नहीं है। अगर हम देखें किसानों का मामला अगर देखा जाए तो इस समय जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जो किसान समाज के लोग हैं उसके साथ में मजदूर के नाम पर जो सबसे ज़्यादा साथ दे रहे हैं वो एससी समाज के लोग साथ दे रहे हैं। जिन समाज के लोगों ने जब भी संघर्ष किया है एससी समाज के लोगों ने हमेशा साथ दिया है, ये इतिहास में दर्ज है। सर, 4 बार रही बहन जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, क्या वजह थी कि 5वीं बार दलित समाज ने ही उनका साथ छोड़ दिया? नहीं, इस बात को कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दलित समाज ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। अभी आप देख सकते हैं 22% वोट अभी भी बीएसपी के पास है, तो दलित समाज ने कभी साथ नहीं छोड़ा। अभी माननीय बहन जी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे इस बात पे गर्व है कि चाहे कोई भी परिस्थिति बनी हो लेकिन मेरे समाज मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। तो अगर वोट बैंक को देखा जाए, सबको देखा जाए तो ये बात बिल्कुल भी प्रूफ नहीं हो पा रही है कि दलित समाज ने बहन जी का साथ छोड़ा है। सर, इस मरतबा एक नया चेहरा उभर के आ रहा है ओवैसी का माइनॉरिटी के बीच में। माइनॉरिटी के कुछ युवा लोग या तमाम लोग ये कह रहे हैं कि 4 बार हमने बहन जी को देखा और हमने अखिलेश जी को देखा, यानी सपा बसपा दोनों को देखा। अच्छा ये होगा कि एक मरतबा माइनॉरिटी को भी मुख्यमंत्री बना दे, इस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, माइनॉरिटी मुख्यमंत्री बनाना ना बनाना एक सेकेंडरी बात है, लेकिन प्राइमरी बात यह है कि माइनॉरिटी सुरक्षित कहाँ रह सकता है। अगर बीएसपी की सरकार आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुसलमान या किसी भी समाज के लोग बीएसपी में सुरक्षित रहे। आप देख सकते हैं, अगर आप इतिहास उठा के देखते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े हुए। उस झगड़े के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान मारे गए। जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड करने की बात समाजवादी पार्टी करती है उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान मारा गया। और हिंदू के बारे में जो सबसे ज़्यादा भाजपा कहती है, इस सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू मारा जा रहा है, लेकिन बहन जी की सरकार में ना हिंदू मारा गया ना मुसलमान मारा गया। इस हिसाब से देखा जाए तो सिक्योरिटी के हिसाब से सुरक्षित जो है मुस्लिम समाज, जो आपने बात कही है वो बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है, चाहे मंत्रालय का मामला हो चाहे सुरक्षा का मामला हो। हाँ सर, एक बात आती है महंगाई को लेके, जैसे लोग कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री की गैस सिलेंडर फ्री में दिए, तो मैं जानना चाहूँगा, आप भी भाषण में बोल गए बोलते बोलते कि फ्री में मिला, फ्री में गैस सिलेंडर मिला था या उधार मिला था? हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी जायज़ है। बड़े बड़े महानगरों के अंदर जो आपकी लाइन बिछी थी, जो पाइप लाइन बिछी थी, उसकी वजह से हर घर से जो टॉप पे जो रहते थे उन सभी घरों के अंदर से गैस सिलेंडर खाली हुए। उन्होंने सोचा कि इसको किसके सर पे थोपा जाए, तो उन्होंने गरीब समाज के लोगों के सिर पे ये थोप दिए और थोपने के बाद 350 रुपये की जो गैस सिलेंडर मिलता था उसको 1000 का कर दिया। अगर वो गरीब इंसान 2-3 बार भी अगर वो भर लेगा तो उसकी सिक्योरिटी उसके पास पूरी पहुंच जाएगी। तो ये एक तरीके से समाज के लोगों को, गरीब समाज के लोगों को निचोड़ने का तरीका है, ये गुड़ दिखा करके ईंट मारने का तरीका है। आज फ्री में राशन बांटा जा रहा है सरकार द्वारा। देख, कहीं ना कहीं दलित ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सरकार आई, कोई नहीं आया, इसको अच्छा मान रहे हैं। तो इस संबंध में कैसे आप अपने दलित वोटरों को अपने पास कैच करेंगे, कैसे बटोरेंगे? अभी उनके दिमाग में बात नहीं घुस रही है कि हमें फ्री में राशन दे के 250 रुपये किलो सरसों का तेल दिया जा रहा है या और महंगाइयाँ की जा रही है। ये बात समझ में नहीं आ रही, कैसे समझाएंगे? देखिए, समझ में आ रही है। आप अगर देखेंगे तो ये फ्री में कुछ भी चीज़ नहीं दे रहे हैं, उसके साथ अन्य चीज़ों को महंगा कर रहे हैं। और अगर हम लोग फूड की बात कहें तो ये एक्ट पहले से ही बना हुआ है।
ये कोई ये नहीं है कि नया एक्ट बनाया गया है, ये फूड का एक्ट जो है पहले से ही बना हुआ है। मैं एडवोकेट भी हूँ, इसलिए ये कोई चीज़ फ्री नहीं दे रहे हैं। ये उसकी ये किसी भी नागरिक का अधिकार होता है, तो उस अधिकार के तहत जो मिल रहा है। लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी कहते थे कि मैं इस देश के गरीब समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, मैं उसको 2 रुपये किलो वाला चावल खिलाना नहीं चाहता, मैं उसको उसके पैरों पे खड़ा करके 200 रुपये किलो वाला चावल खिलाना चाहता हूँ। जिस देश के अंदर शिक्षा को छीन लिया जाए और समाज को जीविका के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया जाए, उस समाज को, उस देश को गुलाम बनाना आसान होता है। तो ये फ्री के नाम पे गुलाम बनाने का तरीका है। हाँ सर, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि जो देश में शिक्षा रोक दी गई कोरोना के नाम पर, शिक्षा को पीछे किया गया कोरोना के नाम पर, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, वहाँ कोरोना नहीं गया चुनाव मैदान में, तो इस संबंध में क्या कहेंगे कि क्या कोरोना है या जनता को बरगलाया जा रहा है? देखिए, कोरोना एक षड्यंत्र रहा है भारत के लिए। हम देख सकते हैं, तो किसी चीज़ का हम यूज और मिसयूज दोनों कर सकते हैं। तो वो हुआ, ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं था, लेकिन उसका मिसयूज किया गया, उसका मौके का फ़ायदा उठाया गया। इन लोगों ने, आपने देखा होगा, अन्य देशों के अंदर भी लॉकडाउन लगा, लेकिन सबसे पहले वहाँ स्कूल खुले। लेकिन भारत के अंदर सबसे पहले एक तो कोरोना को, लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया, बार बार एक्सटेंड किया गया। उसके बाद जो हमारे जो सबसे पहले ठेके खोले गए। स्कूल की स्थिति आज की डेट में ऐसी है, जो थोड़े बहुत बच्चे ABCD सीखे थे उसको भी भूल चुके हैं। तो शिक्षा को छीन करके देश को गुलाम बनाने का ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के अंदर इनको लॉकडाउन के माध्यम से जो बहाना मिला, उसका इन्होंने मिसयूज किया है। चुनाव मैदान में बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी या किसी से समझौता करेंगी? अभी तक माननीय बहन जी का ये कहना है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। हमारा गठबंधन समाज के साथ है। जिसके साथ समाज होता है उसको गठबंधन करने की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो माननीय बहन जी ने ये कहा है कि हम लोग अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे 403 विधानसभा पे, और पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके सभी समाज के लोगों का भला करेंगे, ऐसा माननीय बहन जी। धन्यवाद प्रोफेसर भगवान सिंह यादव जी का। साथियों, एक समस्या है, मुझे पता है, मैं घूम रहा हूं आपके क्षेत्र में। हमारी महिलाएं कहती हैं, अम्माएं कहती हैं, भाई सरकार कैसे बनेगी, बटन दबाते हथिया का वोट करा जाता है फुलवा पर। है ऐसी बात? ये समस्या है क्यों अम्मा? यही प्रॉब्लम है। सरकार कहाँ से बनेगी? बहन जी CM कहाँ से बनेंगी? मुख्यमंत्री कहाँ से बनेंगे? भैया तुम भी चल जाओ, तुम भी चल जाओ, तुम बैठ जाओ आराम से, ज्यादा तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। सरकार कहाँ से बनेगी? बटन दबाते हैं हथिया का, अब वोट जाता भरुआ पर, तो कहाँ से बनेगी? तो जब तक मशीन ठीक नहीं होंगी तब तक मशीन का जरूरत ना, मशीन की जरूरत ना है। चलो मैं बताता हूँ, 1 मिनट में आपको। मशीन बनी है और क्षेत्र में वोट नहीं पड़ता है, मेरे देश में पड़ता है। हाँ, ताली बजाते हो, कितने एडवांस हम आंटी जी। उनको पता है कि जिस देश में मशीनें बनी थी उस देश से मशीनें समाप्त हो गई और वहां पर बैलेट पेपर से वोट पड़ता है। लेकिन वहां पे बैलेट पेपर से नहीं पड़ता और वहां पर मेल जाता है, ऑनलाइन पड़ता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? सुनो मेरी बात को। वहां पर 100% लोग पढ़े लिखे हैं। वहां चुनाव चिन्ह नहीं होता, पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता, केवल नाम होता है और ऑनलाइन वोट जाता है, क्योंकि वहां पे सब लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, अभी भी शिक्षित नहीं है सभी लोग। इसलिए जो थप्पा मारने से जो वोट पड़ता था उसमें भी गड़बड़ी होती थी। पूरी शाही बॉक्स में डाल देते थे,
पूरी वोट खराब कर देते थे, बूथ को कैप्चर कर लेते थे। लेकिन एक खुशी की बात है जो मैं आपको बताने के लिए आया हूं। क्या 1 मिनट की बात सुनो, फिर समाप्त करूंगा। 2017 में बहन जी ने ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था और खुशी की बात यह है उस केस को बहन जी जीत चुकी हैं